Yes, ma'am, it is busy. अच्छा, जस्ट वन थिंग नैंसी, हम लोगों ने इवन टू तनवीर आल्सो दिस थिंग, हम लोगों ने ये वाला पार्ट, ये कॉम्प्लीमेंट मींस ये वाला पार्ट कवर किया था क्या? कंज्यूमर कॉम्प्लीमेंट No, ma'am. नहीं किया तनवीर? फर्स्ट क्लास में तो नहीं लिया था ना हमने ये पार्ट, तनवीर? यस मैम, इससे आपने मतलब कुछ कुछ तो समझाया था लेकिन पूरा कवर नहीं। पर हम लोगों ने पढ़ा नहीं था ये ना, डिटेल में किया था ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ये चैरिटेबल हॉस्पिटल और ये सब का? नो मैम, डिटेल में नहीं किया। नहीं किया हम लोगों ने ये वाला पार्ट ना। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा इनमें से क्वेश्चंस हैं अभी। मैं एक बार क्वेश्चन पेपर अभी एक क्लास हमारी कल होगी ना, उसमें क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं, और हम लोग फिर इसके बाद यूथेनेशिया और हेरेंस की भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो हम लोग यस। शुरू करते हैं यार। एक तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? Who's gonna read? दोनों व्हाट्सएप पे खेल रहे हैं क्या कि No, ma'am. Anyone can read. आप करोगे? Yes, ma'am. चलिए, ओके। पूरा करना है ये ना, कॉम्प्लीमेंट भी और कंज्यूमर भी दोनों। Okay. Complainant means a consumer or any voluntary consumer association registered under the Companies Act 1956 or under any other law for the time being in force, or the central government or any state government, one or more consumers where there are numerous consumers having the same interest who or which makes a complaint. करेक्ट, करेक्ट। तो एक यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है, देखो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि आपके हिसाब से कॉम्प्लेनेंट का मतलब क्या हुआ, हु इज द वन हु इज कंप्लेनिंग, राइट? तो उसमें हम लोग वी विल डिफाइन दीज 4 आइडेंटिटीज, लाइक एनी कंज्यूमर और एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन who is registered under Act 1956, like any organization or any company or any entity who is complaining for any particular matter, or maybe who is registered under 1956 and coming up with any sort of disagreement, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज वो भी एक आइडेंटिटी होते हैं। और दूसरा जो भी आपके या तो एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स का अगर कोई ग्रुप बना हुआ है who has consumed a particular service or a particular product which and having the same interest and making the complaint. So these all 4 categories of complainant are there as per the law. जो मेडिकल लॉ के अंदर ये 4 कैटेगरीज कंप्लेनेंट की बनाई गई हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? यस मैम। ओके, नैंसी। Complaint means any allegation in writing made by a complainant that the service is hired or availed or agreed to be hired or availed of by him suffer from deficiency in any respect. देखो, जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं जो राइटिंग में होनी चाहिए, आपकी जो कंप्लेन है वो राइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि कोई जो भी सर्विसेज आपने हायर की है, जो आपने या आपको कमिटमेंट किया गया था कि ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी और वो नहीं प्रोवाइड करी गई, या जो भी सर्विसेज आपको मिली हैं या जो भी प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किए हैं उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर जो आपको लेवल ऑफ अचीवमेंट्स होने चाहिए थे या लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन हुई थी उसमें अगर कोई वो डेफिशिएंसी है, सो ऑल दीज फैक्टर्स इन एनी रिस्पेक्ट वुड लीड टू कॉम्प्लीमेंट। सो कोई भी एलिगेशन इन चीजों से जुड़ा हुआ जो रिटर्न में दिया गया है वो आपकी कंप्लेन कहलाती है। ठीक है, ठीक है जी, एग्जाम में आएगा। तो देखो यस मैम। हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन देखें, हमने ये जो 2 लाइनें पढ़ी हैं इसमें देखो काफी पार्ट्स में बांटा गया है। कोई एक ऐसा एलिगेशन जो राइटिंग में दिया गया है, जिस
जिसके लिए सर्विसेज हायर की गई हैं या अवेल की गई हैं या फिर एग्री करी गई थी कि वो प्रोवाइड की जाएगी या हायर अवेल होंगी, या फिर कोई डेफिशिएंसी है या कोई कमी है, तो उसकी वजह से जो एलिगेशन लगेंगे वो मेरा कंप्लेन कहलाएगा। ठीक है। सो इन दैट केस, in case you get any question related to any dispute among people in the hospital or dispute among doctors and patients in the hospital, giving you any case study, therein you can apply this definition that as per the definition of complaint, if it is an allegation given in written due to so and so, that would be considered as complaint. ठीक है, clear? Yes, ma'am. ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। Consumer means any person who hires or avails of any services for a consideration हाँ, which has been paid or promoted or partly paid and partly promised, and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment when such services are availed of with the approval of the first mentioned person. क्या समझ में आया? एक बार अपने आप सेल्फ पढ़ के मुझे बताओ दोनों। इसमें 2-3 चीजें निकल के आती हैं। रणवीर, आप कोशिश करोगे एक्सप्लेन करने की? यस मैम। यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई पर्सन किसी सर्विस को अवेल कर जाए, मतलब फुल्ली और पार्टली पे करके, एंड उसको प्रॉमिस किया गया है कुछ, मतलब ये सर्विसेज प्रॉमिस किया गया है, और उसके साथ एक बेनिफिशियरी भी हो सकता है, मतलब अदर देन दैट पर्सन कोई और भी हो सकता है जो वो सर्विस। कैसे और कोई कैसे हो सकता है? लाइक मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता हूँ, तो मैंने पूरे फैमिली के लिए खरीदा है, तो फैमिली मेरी फैमिली बेनिफिशियरी। हाँ, ओके, गुड। फैमिली के लिए क्या लेता है ऐसे, एक बार दोबारा बताना। हेल्थ इंश्योरेंस। वेरी नाइस, वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर कंज्यूमर की क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि कंज्यूमर तो वो हो गया ना जो कोई भी सर्विसेज को अवेल करेगा फॉर अ कंसिडरेशन, जो वो पे कर रहा है या वो प्रॉमिस कर रहा है उसको पे करने का, या उसने अभी पार्टली पे किया है, आगे उसको पूरा पे करेगा, उसके बदले में उसको जो जो भी सर्विसेज मिलेगी, या उसके बिहाफ पे जो एक और पर्सन है, जैसे अभी तुमने एग्जांपल दिया कि एक घर के बड़े ने या किसी घर के किसी अर्निंग मेंबर ने इंश्योरेंस दिया फॉर ऑल रेस्ट ऑफ द पीपल इन द फैमिली, सो इवन इफ ही इज पेइंग the consideration for the insurance that has been provided to other people, the consumption of the services will be made by or will be done by the third person on the consent of the one who is making the payment. ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? जनरली गूगल कर लो। सर्विस नहीं, जो आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। कर लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं, शायद ऐसा कुछ होता हाँ, है। हेलो, जब थोड़ा पे करते हो ना आपने, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पूरी कंज्यूम कर ली, आपने ले ली, बट उसको धीरे धीरे पे कर रहे हो, तो दैट इज डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, ठीक है। जो Yes.
मैम काइंड ऑफ EMI. काइंड ऑफ EMI, करेक्ट करेक्ट. सो दैट इज योर डेफर्ड पेमेंट. सो कंज्यूमर बेसिकली क्या हुआ, आप देखो लॉ के, अभी अगर हम नॉर्मल बात करें, कंज्यूमर कोई हमने प्रोडक्ट खरीदा या हमने कोई सर्विस ली, उसके बदले पैसा दिया, हमारी वो कंज्यूमर बन गया. नहीं, यहाँ पे हमें कंज्यूमर की डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी ऐसी सर्विस जिसका आपने कंसिडरेशन पे किया है या आप पे करोगे, आपने प्रॉमिस किया या पार्टली पे किया है, और या फिर दूसरा आपके बदले में कोई और उसको कंज्यूम कर रहा है आपके कंसेंट पर, या किसी के आपने उसके बदले में आपने डेफर्ड पेमेंट करोगे या कर रहे हो, तो उसके बदले में जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं, दैट इज योर कंजम्पशन. सो देन यू बिकम कंज्यूमर इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है, क्लियर? लिख लोगे ये डेफिनेशन? Yes मैम. अब कूल है ना, आप पहले पढ़ोगे तो ऐसे लगता है ना यार ये क्या लिखा हुआ है, नहीं? हाँ. अभी समझ में आ गया. अब इसको आप आराम से लिख लोगे, है ना? ऑल क्लियर? No मैम. नो मैम. ठीक है. अच्छा, अब ये ना ये एक बार यहाँ से लेके कंज्यूमर तक ये 2-3 मिनट्स लो, आप इसको सेल्फ रीड करो, उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये 2-3 कैटेगरीज दी हुई है. फिर देखते हैं इसमें आपको जब कभी क्वेश्चन आता है तो हाउ विल यू आंसर दैट. ठीक है. सो कंसिडरेशन से लेके एज कंज्यूमर तक पढ़ेंगे. 3 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी लेना है आपको. ठीक है, ओवर टू यू गाइस. ये जो पूरा पार्ट है ना, ये कमेंट वाला, इसमें आपको ना 2-3 कंसिडरेशन दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ केसेस एंड पीपल को लेके, कि किस केस में हम उसको कंजम्पशन मानेंगे और किस केस में कंजम्पशन नहीं मानेंगे, मतलब कंज्यूमर नहीं मानेंगे. ठीक है. हो गया ये कंसिडर्ड एज कंज्यूमर तक? Yes, ma'am. ठीक है. तो क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें, क्या है कंसिडरेशन, रणबीर? Ma'am.
Ma'am, any person who has paid by any convenient, any acceptable method like cash or check for some services, and if he has paid fully or partly, then he is considered a consumer. And also, like if he is paying for somebody else, then he is also a consumer. Very good. What is the next case? Next case is if he is receiving any services which is provided by the government or any charitable organization for free of cost, then he is not a consumer. So receiving free treatments doesn't make a person a consumer. Okay. And third one? And third one, like if a patient dies, so in that case, his legal heirs, like his son or whoever it is, he will be considered the consumer. So he might have to pay the bill. Very good. For his treatment. Correct. So there are three categories which has been defined as a consumer in medical industry. The one would be the person who is paying the fees for himself or maybe on behalf of his relative, then he or she will be considered as consumer in the medical industry. Second one would be anybody who is taking any free of cost treatment from government hospital or from any other charitable hospital, then he will not be considered as consumer in terms of law. Third is in case of demise of a person, the representative or the relative of the person would be considered as consumer because he is paying for all the expenses and medical fees for the demise body. Okay. ठीक है अच्छा अब कह रहे हैं कि the three words used above like deficiency, person and service which are further explained under the follows. Nancy. Yes, ma'am. Nancy reads well. है ना? चलो. क्या? Deficiency start करते हैं. Nancy, read out these three deficiency, comment and service. Okay, ma'am. Deficiency means any fault, imperfection, shortcoming, or inadequacy in the quality, nature, and manner of the performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service. So what it says, like if you see any gaps, any fault, any imperfection, any shortcoming or any inadequacy in terms of quality, nature, or the manner of performance, or maybe the required parameters, which is to be maintained as per the law and has not been maintained, then as per the contract, it will be considered as deficient or there is a deficiency in the performance of the required services. ठीक है? Clear? कि जो भी as per the contract आता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ये कोई पर्टिकुलर बीमारी या कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया, उसके बाद 10 डेज में रिकवरी, इतने में ये सब चीजें लिखी हुई है उसके अंदर, और उसके साथ साथ कुछ जो एडिशनल सर्विसेज आपके प्लान के अंदर है कि जैसे आपको रूम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा हॉस्पिटल में, एंड इफ इट इज नॉट बीन परफॉर्म्ड और नॉट बीन गिवन, देन आपकी वो जो सर्विसेज हैं वो इनकम्प्लीट मानी जाएंगी एज पर द लॉ, और उसकी क्वालिटी, नेचर या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में इनएडिक्वेसी, शॉर्टकमिंग, इम्परफेक्शन या फिर फॉल्ट माना जाएगा और वो आपके डेफिशिएंसी में आ जाएंगे. ठीक है? क्लियर? Okay, ma'am. Next is comment. Comment. Deficiency, negligence means fault, imperfection, shortcoming, or inadequacy in. Ma'am, ये same है क्या? हाँ, same है. पढ़ो. Inadequacy in quality, nature,
and manner of the performance of the medical service rendered by a hospital and or member of the medical profession. Person includes a firm, whether registered or not, a Hindu undivided family, a cooperative society, every other association of persons, whether registered under the Societies Registration Act 1860 or not. हाँ, वो बोल रहे हैं कि ये जो डेफिशिएंसी और नेग्लिजेंस ये सब चीजें है ना, ये उसके हिसाब से जो वहां पे प्रेजेंट या पर्सन की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि कोई भी फर्म जो रजिस्टर्ड है या नहीं है, पर कोई भी फर्म जिसने इस तरह की कोई डेफिशिएंसी से इसका कुछ हुआ है, कोई किस तरह का प्रॉब्लम उसने फेस किया है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो पहले HF सिस्टम होता था, बेसिकली क्या होता था, फैमिलीज एक साथ मिलके अपने किसी बिजनेस को रन कर रहे थे, उस पर्टिकुलर बिजनेस ने या उस पर्टिकुलर फैमिली ने अगर कोई डेफिशिएंसी फेस किया है, तो वो भी एक पर्सन हुए एज एन इंडिविजुअल वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए सोसाइटी, पहले क्या होता था ना कि छोटे छोटे ग्रुप्स बने जाते थे, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दे वर रनिंग देयर ओन बिजनेस एंड देयर ओन ऑपरेशंस। सो इफ दैट सॉर्ट ऑफ एंटिटी इज देयर, दैट वुड आल्सो बी कमिंग अंडर पर्सन। उसके बाद हर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, या नहीं भी है तो भी, बट अगर कोई जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती थी, HF रजिस्टर्ड नहीं होते थे, लेकिन वो एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज अ ग्रुप वो काम करते थे, लाइक कम्युनिटी बिजनेस रन करते थे, राइट। तो वो सब भी अगर वो किसी तरह की नेग्लिजेंस से गो थ्रू हो रहे हैं, तो एज अ पर्सन वो अपने आप को, या एज अ कंज्यूमर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? Okay, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट Okay, आगे सर्विस। Service means service of any description which is made available to potential users and includes the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing. बोल रहे कोई भी ऐसी सर्विसेज, आगे पढ़ो। Supply of electrical or other energy, board of lodging or both, housing construction, entertainment, amusement, or the purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service. Although the profession has not been included under the term service, but in many of the decided cases, medical services have been deemed to be included in the definition of service in view of the expression service means service of any description. वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत अच्छा दे रखा है। देखो अगर ऊपर से बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हमने क्या था, सर्विस का मतलब ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन जो अवेलेबल हो पोटेंशियल यूजर्स के लिए, और उसमें लिखा हो कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज देंगे हर इंडस्ट्री में, मतलब कोई भी डिफाइंड इंडस्ट्री कह लो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, या आपकी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते, कुछ भी है ना, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, ये सारे। लेकिन कह रहे हॉस्पिटल्स के अंदर ना सर्विस जो है मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, ये जो सर्विस वाली डेफिनेशन है इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस में, इनफैक्ट काफी सारे डिसाइडेड केसेस के अंदर, मेडिकल केसेस के अंदर डीम टू बी, मतलब सर्विसेज हैव बीन डीम टू बी इंक्लूडेड हो गई है उन केसेस में जहाँ पे एक डिस्क्राइब किया हुआ, मतलब डिस्क्रिप्शन डिफाइंड है। मतलब क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है ना कि आप एश्योरेंस के साथ बोलोगे कि ये वाली सर्जरी करेंगे तो इससे ये चीज ऐसा होगा ही होगा, है ना। तो वहां पे अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, राइट। प्रिडिक्शन करना इजी नहीं है, इसलिए नॉट ऑल बट फॉर सम ऑफ द केसेस वेयर इन यू कैन डिस्क्राइब द काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू विल बी प्रोवाइड। जैसे अब पैकेजेस आ गए हॉस्पिटल के, है ना, उसमें बताया गया कि ये इसमें आपको ये बेड मिलेगा, इसमें आपको ये सर्विस मिलेगा, 2 नर्सेस का सपोर्ट, वो सारी चीजें पहले से डिस्क्राइब्ड है और उसको आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो वो आपकी सर्विस का पार्ट होगा। लेकिन जो आपके जैसे कुछ क्रिटिकल इशू हो गया, या क्रिटिकल इशू को डेफिनेटली, मतलब अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऑपरेशन है, उसके बाद कुछ क्रिटिकलिटी हो गई, तो नॉर्मल ऑपरेशन में आपका सर्विस
है, लेकिन उसके बाद जो क्रिटिकलिटी हो गई उसके अंदर वो उन चैलेंजेस के लिए कोई डिफाइंड या डिस्क्राइब सर्विसेज नहीं है, right? Although they will try, they will obviously do the best to cure the person, but अगर कोई इमरजेंसी या किसी तरह के अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गए तो उसके लिए कोई आपकी सर्विसेज डिस्क्राइब नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? am I Yes, am I ma'am. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो उन Yes, सारे ma'am. सर्कमस्टांसेस का कोई एक डिस्क्राइब किया हुआ सर्विस का डेफिनेशन नहीं है, तो वो डेफिनेशन वो पार्ट सर्विसेज में नहीं आता। ठीक है, क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब ये आ जाता है मेरा चार्ज। नैन्सी। Charge नैन्सी, we lost you. means fee payments with element of. Ma'am, am I audible? Yes, you're audible now. Charge means fee payments with element of profit making motive involved. As government hospitals, certain charitable hospitals do not charge fees. Hence, such services rendered are exempted from this act. In certain situations where hospitals are charging nominal stamp fees, contributions are made by government employees to the CGHS. Payments are made for cottage wards. Diagnostic tests are done under auto finance scheme. Such services do not have any element of profit motive. Hence, the persons availing of these services are not consumers, and the services rendered do not fall under the Act, as there is no consideration paid for such hiring of such services. The second category of service exempt under this Act are those services which are rendered under a contract of personal service. Okay. पर्सनल सर्विस क्या होती है? Ma'am, home care types. हाँ, होम केयर टाइप्स या दोनों के मतलब जैसे आप अपना ही घर में हॉस्पिटल रन कर रहे हो, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को ही कुछ कमिट किया हुआ है एंड ही इज नॉट पेइंग एनी कंसिडरेशन फॉर दैट, सो वो आपका फी में नहीं आएगा, चार्ज में नहीं आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी कोई फीस जहाँ पे नहीं दे रहे तो वो भी आपका वहां पे भी कोई चार्ज नाम का ये वर्ड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है? Yes, ma'am. हम्म It has been held by the National Consumer Disputes Redressal Commission on April 21, 1992. In the case of Cosmopolitan Hospitals and ANR v. Vasanta P. Nair, 1992 CPJ 302 NC, that the medical treatment rendered to a patient by a private doctor or clinic for consideration is clearly a service paid, falling within the ambit of Section 210 of the Consumer Protection Act. It is not a contract of personal service, but a contract to render professional service. It is now well settled that hospital authorities rendering service for consideration are liable to the patient for injury caused by him by the negligence or other fault of the doctors, surgeons, nurses, anesthetists, and other members of the hospital in the course of their work. The liability of the hospital authorities extends to the faults of doctors and other employees, whether their employment is permanent or temporary or casual, paid or honorary, whole or part-time, as happens in the case of visiting physicians, public surgeons. क्या समझ में आ रहा है बताएं? मैम, जैसे क्लिनिक्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो पेशेंट
बेसिकली ये बोल रहे हैं कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने क्या बोला है कि बेसिकली डिस्प्यूट्स की बात करें अगर, तो जहाँ पे भी आपने कोई कंसिडरेशन दिया है, मतलब कोई आपने पेमेंट करी है, फी दी है एक उसके बदले में, मतलब कोई सर्विसेज के बदले में, और वो सर्विस आपको नहीं मिलती है, तो आपका केस बनता है इस डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे। वो आप दे सकते हैं, मतलब वो बेसिकली वो इस चीजों को के ऊपर देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट रेंडर टू अ पेशेंट बाय अ प्राइवेट डॉक्टर और क्लिनिक फॉर कंसिडरेशन इज क्लियरली अ सर्विस फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कोई भी सर्विसेज जो प्राइवेट डॉक्टर्स को देनी है या कंसिडरेशन के बदले में पे किया गया है, वो सर्विस के अंडर फॉल करेगा। ठीक है। कह रहे कि इसके अंदर कोई आपका पर्सनल सर्विस नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन जिसने आपसे कंसिडरेशन लिया है वो लायबल होगा उसको, पेशेंट को उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, उस पर्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। चाहे वो आपका अगर वहाँ पे कोई नेग्लिजेंस हुआ है या अगर कोई गैप हुआ है, तो वो उसके लिए लायबल रहेगा, चाहे वो डॉक्टर से हुआ है, सर्जन से हुआ है, नर्स से हुआ है, या कोई अदर हॉस्पिटल से हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ वर्क। तब वो नेग्लिजेंस जो है वो कंसिडर होगी, अगर आपसे नेग्लिजेंस हुई है तो। और जो भी इसकी लाइबिलिटी होगी वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को, डॉक्टर्स को, एम्प्लॉयज को, जो भी हैं आपके, वो उनको उसके बदले में उसकी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, अगर कोई किसी तरह का हार्म हुआ है, नेग्लिजेंस हुआ है या गैप हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग दिस सर्विसेज। ठीक है। ओके। ओके, ये आगे आप पढ़ लेना, हमें थोड़ा सा ये देखेंगे अगर नेक्स्ट वाली क्लास में हो जाए तो। ये थोड़ा सा पढ़ाना है, बट ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो बोर हो जाएगा, फिर कल पढ़ेंगे इसको। अब हम ना थोड़ा सा मैं आपको वो बता देती हूँ, यूथनेशिया और हेलेंस की। पहले यूथनेशिया पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हमने कल डिस्कस किया था ना कि यूथनेशिया पढ़ के आना है, पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. यस मैम। हम्म। हम्म। अच्छा, एक बार इसको पढ़ो, ये जो 4 लाइनें, एक बार सेल्फ रीड करो और ये भी बताओगे इसमें क्या समझ में आ रहा है। इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा।
हाँ जी, हमने ये कल की क्लास में प्लेज पढ़ी थी ना, ये Yes, ma'am. मेडिकल प्रैक्टिशनर की। अब जो जेनेवा हुआ ये क्या है, व्हाट इज इट? ट्राई करो समझने की। मैम 1948 में जो सेकंड जनरल असेंबली हुई थी जिनेवा में। हाँ, ये बेसिकली जो पुरानी वाला प्लेज था ना, पुरानी जो थी उसको मॉडिफाई करके जो ये इन्होंने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने थोड़ा सा उसमें चेंज किया, ओल्ड पॉलिसीज वगैरह पे थोड़ा सा प्रिंसिपल्स में चेंज किया। तो वो जो हिपोक्रेटिक होते हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें मॉडर्न वर्जन निकाला और उसको एक कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने। तो उसको उसने नाम दे दिया जिनेवा। ठीक है, आया समझ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. All clear. Good. Nancy, all clear? Nancy, Clear. all clear? Clear. Clear? पक्का? Yes. Okay. Nice. चलो, अब कहने हैं कि अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमने किया था वो था यूथनेशिया। क्या होता है? Ma'am, if a person is not curable, like the disease or ailment he or she is suffering from, it's not curable. So if he or she desires to die, so he or she can take the step. करेक्ट। और बाय नॉट एक्सेप्टिंग द फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, वो उस पेन से निकलने के लिए अपने आप को उस मेडिकल ट्रीटमेंट को कंसिडर नहीं करते या आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते या वो अपनी फैमिली से कहलवा के उसको स्टॉप करवाते हैं, तो दैट इज नोन एज यूथनेशिया। ठीक है, ऑल्दो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी painful situation, but having said that, there are situations or there are the stages of life, or maybe at a sometime very old people, they don't want to further bear the pain, just to be in hospital and bear the endless pain. In that case they go for this euthanasia. They offer the euthanasia, or they offer the discontinuation of the medical services. So that is considered as euthanasia. ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। ओके, उससे पहले हम ये देखते हैं, द एक्सेप्टेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव euthanasia respects the determination of patient, that is autonomy, while imposing harm to patient, not beneficence. On the contrary, continued treatment promotes the well-being of patients, benefits while not acting in patient wills. और कह रहे हैं कि एक हमारा एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव में तो मतलब खुद ही यू हैव मतलब व्हाट डू यू से, आप बिल्कुल ही स्टॉप कर देते हो, एक्टिवली स्टॉप कर देते हो, एंड देन यू गो फॉर एनी पर्टिकुलर medical substance in order to end your life, or any substance to end your life, not to further bear the pain. दूसरा हो जाता है आपका पैसिव यूथनेशिया, जहाँ पे डॉक्टर्स जो है मतलब आपको वो धीरे धीरे आपके वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स को कम कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज ओनली ऑन द कंसेंट ऑफ योर फैमिली, या धीरे धीरे आप ही कम करवा देते हो या आपकी फैमिली कम करवा देती है। सो जनरली ये केसेस ना बहुत रेयर होते हैं, और देखा जाए तो जहाँ वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं, लास्ट स्टेज है, फिर भी बहुत यस मैम। पेनफुल ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो जनरली इस तरह की सिचुएशन आती है। पर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या इस तरह का केस? No, ma'am. Yes ma'am, I have experience. Like my father has a friend and
his wife, he had to decide for his wife whether to keep the basic life support or not. Okay. Okay. तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पे रहता है कि पेशेंट्स का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या है, वो उनके पास वो ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को, या उस पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे सिर्फ मेडिकल वो ही नहीं बल्कि आपका जैसे न्यूट्रिशन है, हाइड्रेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कोई इस तरह की चीज है जिससे वो अपनी लाइफ को एंड अप कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा मेडिकल वे आउट जिससे कि सुसाइड एक्ट को असिस्ट किया जाए, मतलब टू किलिंग, और इट्स काइंड ऑफ सेल्फ किल, बट तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मतलब आप या तो खुद ही कुछ इस तरह का इंजेक्शन ऐसे ले लेते हैं, कोई मेडिकल या फिर कोई आप मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर देते हो, विड्रॉ कर देते हो, दैट इज ऑल्सो आपका यूथेनेशिया, पर वो आपका पैसिव हो जाता है। ठीक Yes. है, Ma'am, कॉन्सिक्वेंसेस active क्या है? euthanasia is illegal in India. हाँ, वैसे देखो, पैसिव में आप विड्रॉ कर रहे हैं, हेलो, Yes, ma'am. हाँ, पैसिव में आप विड्रॉ कर रहे हैं, पर हाँ एक्टिव, यू कैन से एक्टिव वाला जो है वो नहीं अलाउड नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यूथेनेशिया, राइट? मतलब एक कॉन्सेप्ट है, वो एक्टिव नहीं है लेकिन वो कॉन्सेप्ट है। इलीगल तो है डेफिनेटली, बट still I mean आप you never know, like the trauma and the issue and the the circumstances the person is going through, है ना? उसमें कई लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ खुद ही कुछ, पर उनको डेफिनेटली उनको कोई उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बट जिनको नॉलेज होता है या जिनको पता है, अगर उन्होंने खुद कुछ इस तरह का इंजेक्ट कर लिया या कोई ऐसी मेडिसिन अपनी बॉडी में डाल ली, है ना, तो दैट इज योर एक्टिव यूथेनेशिया। ठीक है, Yes, ma'am. Ma'am, इलीगल तो I है। have read while reading about euthanasia, मैंने ये पढ़ा है कि मतलब like because active euthanasia is illegal in India, so those who want to euthanize themselves, they go to European countries for euthanasia tourism. Like they go there to euthanize themselves because it is legal in Europe. That's why. अदर कंट्रीज। Yes, ma'am. करेक्ट, बिकॉज यहाँ इंडिया में नहीं है, इंडिया में स्टिल अभी तक लीगलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया में चाहे वो लॉज बोलो। I read on Google that case of euthanasia in India. So there was a case of a girl who is sexually assaulted. There is one case in India too. क्या बोल रहे हो, क्या निर्भया वाला केस बोल रहे हो क्या? No, ma'am, on Google there was a question, so I read about it. Case in India. But what this guy said, like what Tanveer has said, कि जो लीगल एक्टिव वाला है ना वो अभी भी लीगल नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने अभी भी एक्टिव यूथेनेशिया को रिजेक्ट किया है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जो टाइप ऑफ यूथेनेशिया जो हमारे यहाँ पे लीगल है, दैट इज पैसिव, नॉट एक्टिव, ठीक है। Yes, और ma'am. ये Because our हाँ fundamental ये right is to. लीगलाइज भी, हाँ, and it was legalized also like couple of years back, like 2000 I think 2018 में legalized हुआ है, if I remember, ठीक है। Yes, ma'am. Like, ma'am, our fundamental right is to live, but to die is not our fundamental right. This was Correct. the reason given by High Court. True. Problems क्या है एक बार उसमें पढ़ेंगे फटाफट।
फिर आप पढ़ो, what are the problems of euthanasia? What are the problems of euthanasia? Euthanasia is fundamentally incompatible with the physician's role as a healer. Would be difficult or impossible to control, and would pose serious societal risk. Euthanasia could readily be extended to incompetent patients and other vulnerable populations. क्या बता रहे हैं कि यूथनेशिया जो है ना, मतलब उसको इम्प्लाई करना, उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा टफ है, बिकॉज अगर फिजिशियन की बात करें तो फिजिशियन को का रोल हील करना है, ना कि खत्म करना। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ अगर यूथनेशिया हमारे यहाँ पे बहुत इजीली, मतलब लोग अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए। और इसके हमारे पास सोसाइटल रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर जैसे हम लोग फर्दर उसकी बात करते हैं, ट्रीटमेंट्स वगैरह। एक सेकेंड ना, वो ट्रीटमेंट तक ना जाना, बहुत जल्दी से अपनी लाइफ को खत्म कर लेना, ये सारे इश्यूज आ सकते हैं हमारी जो सोसाइटी में, जिसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट आ सकता है। और इससे थोड़ी सी आपकी जो जो लोगों की मेंटालिटी है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द लाइफ एंड विल टू फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स, वो भी हमारा कम हो जाएगा। उसका भी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ओवर दी पीपल। उसके बाद यूथनेशिया को डेफिनेटली हम लोग मतलब वी सपोर्ट, लीगलाइज किया गया है, लेकिन उसको इनकॉम्पिटेंट पेशेंट्स को और दूसरी वल्नरेबल पॉपुलेशन तक उसको एक्सटेंड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हो सकता है। क्योंकि अभी भी ना, मतलब हमारे इंडिया में क्या, इवन दूसरी कंट्रीज में भी इस चीज को डिफाइन करना कि कौन से स्टेज के बाद यूथनेशिया को ले लेना चाहिए किसी भी ह्यूमन को, वो अभी भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। बिकॉज समटाइम क्या होता है, कुछ तो बहुत अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स भी ठीक होके आ गए हैं, राइट। तो ऐसी मतलब इन तरह के सिचुएशंस को अभी भी कैटेगराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीजों को छोड़ के बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, बाकी जो रिएक्शंस हैं, बॉडी रिएक्शंस हैं, बाकी सिम्टम्स हैं, वो अनकंट्रोलेबल भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हम्म, अच्छा, ये पढ़ा हुआ है आपने हेलसिंकी? Yes, ma'am. क्या होता है इसको थोड़ा सा अभी ऐसे एक आध ये बस यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम कल इसको कंटिन्यू करके और फिर हम वो पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा और एक दो तीन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे। एक मिनट, पहले मैं ना एक काम करते हैं, हम उसको हेलेंस्की को करने की बजाय एक बार मैं आपको सिलेबस और आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। वी हैव लाइक 3-4 मिनट्स, तो विल ट्राई टू चेक कि हमारा कितना बजे, कि कल लास्ट क्लास होगी हमारी। एक बार आप इसको देखो, दोनों के दोनों आपको क्या देखो, हम लोगों ने अगर नीचे से बात करें, यूथनेशिया हमने कर लिया है, हेलसिंकी हम लोग करेंगे। ये वाला पोर्शन रह गया हमारा, है ना, प्रोफेशनल सीक्रेट्स एंड प्रिविलेज। नहीं, ये हमने कर लिया, कल किया है ना हमने, कल या परसों में कुछ पार्ट करा है, कुछ पार्ट करा है हम कुछ प्रिविलेज। बात करें, हाँ, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, बर्थ रेट, हाँ अबॉर्शन ये नहीं किया है। हाँ, दिस वी हैव डन। थोड़ा सा लास्ट का कम्युनिकेबल डिजीज वाला वो करवा देंगे। जेनेवा देख लिया, एमसी एक्ट देख लिया, मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल डिग्री वाला एक ये थोड़ा सा इसको टच करेंगे कल। बायोमेडिकल वेस्ट मोटा मोटा हम लोग ने कर लिया है, इसका एनेक्सर वगैरह मैं एक बार और देख लेती हूँ, शेड्यूल निकाल के रख लूंगी आप लोगों के लिए, है ना। और उसके बाद कंसेंट एनेक्सर ये हम लोगों ने कर लिया, राइट।
कंसेंट इम्प्लाइड एंड कंसेंट एक्सप्रेस, ये सब हमने करा है, करेक्ट फर्स्ट उसमें। Yes, ma'am. देन मेडिकल Yes, लीगल ma'am. ड्यूटीज क्या है हमारी, वो सारी हम लोगों ने पढ़ ली है। लीगल एस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हम लोगों ने आज भी थोड़ा कर लिया है इसको खत्म, और ये आपका ये ऑफर एक्सेप्टेंस और ये सब भी कर लिया है, राइट। तो मोटा मोटा हम लोगों ने निपटा दिया है गाइस। सो रेस्ट फॉर लाइक दिस 2-3 टॉपिक्स वी आर ट्राइंग टू कवर टुमारो, एंड देन हम लोग जो है एक बार क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेंगे फटाफट से, ताकि हमारा जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, सो टुमारो वुड बी द लास्ट क्लास। अगर फिर भी लगेगा कुछ ऐसा बचा है तो मुझे आप बता सकते हो, विल ट्राई टू कैप्चर दैट आल्सो। ठीक है, Okay, ma'am. एनी क्वेश्चन सो फार? No, ma'am. ठीक है, अब ये हेलसिंकी जो है वो हम लोग कल कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, कल इसको पूरा कर लेंगे। Okay. ठीक है, चलो चल वी वाइंड अप। Yes, ma'am. कुछ और बात, कुछ और पॉइंट? No, ma'am. ठीक है, चलो, ऑलराइट देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर Bye. पार्टिसिपेशन, बाय बाय गाइस, थैंक यू। Thank you, ma'am.